हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाला है यूपीपीसीएल टी2 2021 का, यानी कि 20/3/2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था। और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो इससे पहले जो है यानी कि 23-24 नंबर क्वेश्चंस तक देख लिए थे और इसे आज आगे देखने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, कुंडली में यदि कुंडली विस्तृत ध्रुव अंतराल के बराबर हो तो इसे डैश कहा जाता है। अगर दोस्तों ये बराबर हो तो इसे यानी कि फुल पिच वाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुल यानी कि पिच जो वाइंडिंग होता है, ठीक है, सॉरी, फुल पिच क्वाइल कहा जाता है। ठीक है, फुल पिच यानी कि क्वाइल कहा जाता है जब दोनों बराबर हो। तो ऑप्शन किस में दिया है फुल पिच क्वाइल? तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन जो है भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है। ठीक है, तो भूमिगत तार का जो लाभ है क्या क्या होता है? तो सबसे पहले ए में क्या कह रहा है, यानी कि शहर का बेहतर दिखाई देना। बी में दिया है सुविधाओं के साथ कम हस्तक्षेप। डी में दिया है जनता के लिए अधिक सुरक्षा। ठीक है, तो भूमिगत तार के लिए तो ये सब तो लाभ है, लेकिन जो नहीं लाभ है वो निम्न लागत है। ठीक है, तो इसका लागत जो होता है दोस्तों, भूमिगत तार बिछाने में जो लागत होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, भूमिगत केबल को जो जब बिछाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उसका जो लागत है वो बढ़ जाता है। लागत इसलिए बढ़ जाता है, पहले जो है यानी कि होल किया जाता है, यानी कि गड्ढा बनाया जाता है। उसके बाद फिर उसमें जो है यानी कि पीवीसी के द्वारा फिर कंड्यूट बिछाया जाता है, तो फिर उसे यानी कि ढका जाता है। तो बहुत सारा प्रोसेस है, इसलिए यानी कि उसका जो लागत है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो लाभ जो अगर लाभ की अगर बात किया जाए तो ये तीनों तो लाभ है, लेकिन ये जो है दोस्तों हानि के पर्पज से देखा जाए तो ये हानि है एक तरीका का। ठीक है ना, तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है ना। क्वेश्चंस में कह रहा है कि क्षरण धारा से बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कौन सा धारा से बचने के लिए? तो क्षरण धारा से बचने के लिए। और क्षरण का मतलब क्या हुआ? तो लीकेज करंट हुआ है ना। और लीकेज करंट से बचने के लिए जो हम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं वो आरसीसीबी का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं। क्षरण धारा से बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वैसे अगर आप लोग देखिएगा तो क्षरण धारा से बचने के लिए ज़्यादातर यानी कि ईएलसीबी को प्रयोग में लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं। किसका प्रयोग में लेते हैं? ईएलसीबी का प्रयोग में लेते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आरसीबी अगर रहेगा तो उसको यानी कि टिक करना है। ठीक है, इस तीनों में से एक ही रहेगा। तो ज़्यादातर तो ये बार बार यानी कि पूछा जाता था, चाहे 19 का पेपर हो या 17 का पेपर हो या 16 का पेपर हो या 15 का पेपर हो, टी2 में यानी कि ये वाला पूछा जाता था। ठीक है, यानी कि क्षरण के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन यानी कि एलसीबी रहता था, वहाँ पे एक नंबर मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों, क्षरण धारा से बचने के लिए जो प्रयोग करेंगे वो ये रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिष्ठम्भ का अन्योन को डैश कहा जाता है। किसका? तो प्रतिष्ठम्भ। और प्रतिष्ठम्भ का जो अन्योन को जो कहा जाता है दोस्तों, परमियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमियंस कहा जाता है। ठीक है, परमियंस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है? परमियंस। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों वो सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि श्रेणी आरएलसी परिपथ की वर्ण क्षमता को डैश के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। किसके? तो आरएलसी। ठीक है, और आरएलसी के लिए जो यानी कि दोस्तों वर्ण क्षमता जो होता है वो किसके अनुपात में परिभाषित होता है? तो ये जो परिभाषित होता है दोस्तों, ये होता है वैड विदथ के अनुनाद आवृत्ति से, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विडली यूज ए टाइप ऑफ कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कंडक्टर होता है? तो ACSR होता है। क्या होता है? AC
ACSR होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। कभी काल जो है कोई कोई एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि इसका फुल फॉर्म जो होता है, ए से एल्युमिनियम, सी का मतलब कंडक्टर, एस का मतलब स्टील और आर का मतलब यानी कि रेनफोर्स्ड होता है, ठीक है। RAINFORCED फोर्स्ड होता है, ठीक है। यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, ठीक है। और ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ACSR ऑप्शन यानी कि सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया, निम्न में से किस मोटर का उपयोग जो है सामान्य अभ्यास में न करके केवल प्रयोगात्मक और अनुसंधान कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो मोटर होता है दोस्तों, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है। क्या होता है, कौन सा मोटर होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपको सी में दिया हुआ है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चुंबकीय परिपथ में चुंबक वयस्कता, जिसको परमियंस कहते हैं, विद्युत परिपथ में डैश के रूप में होता है। अगर चुंबकीय परिपथ में परमियंस है तो विद्युतीय परिपथ में दोस्तों यानी कि कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टेंस का मतलब क्या है, यानी कि चालक पदार्थ हो जाएगा, यानी कि चालकता हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, चालकता। तो ये जो दिया हुआ है चालकता दोस्तों बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, है ना। अब रही बात यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो इकाई होता है ओम मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। और प्रतिरोध किसका यूनिट है, तो यानी कि सॉरी प्रतिरोध का यूनिट यानी कि ओम होता है। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अक्षिप्ति प्रतिरोध यानी कि डार्क रेसिस्टेंस डैश से संबंधित है। तो डार्क रेसिस्टेंस जो संबंधित है दोस्तों फोटो डायोड से संबंधित है। किससे, फोटो डायोड से संबंधित है। कौन, तो फोटो डायोड से जो संबंधित है दोस्तों वो डार्क रेसिस्टेंस से संबंधित है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब रही बात यानी कि एलईडी की अगर बात किया जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड होता है। क्या होता है, लाइट इमिटेड, इमिटिंग होता है, इमिटेड नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा, इमिटिंग होता है। इमिटिंग, लाइट इमिटिंग यानी कि डायोड होता है, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात कि जीनर डायोड, और जीनर डायोड जो वर्क करता है दोस्तों रिवर्स वाइज में वर्क करता है। किसमें, रिवर्स वाइज में ये वर्क करता है, ठीक है ना। वेक्टर डायोड की अगर बात किया जाए तो वेक्टर डायोड यानी कि फॉरवर्ड वाइज में वर्क करता है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोधी भार से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणांक क्या होगा। कौन सा पक्ष का, तो प्राथमिक पक्ष का। और प्राथमिक पक्ष का जो शक्ति गुणांक होगा दोस्तों, ठीक है, प्राथमिक पक्ष का जो शक्ति गुणांक होगा वो इकाई के आसपास होगा, जो कि 9.5 से लेकर के 0.99 के बीच होगा, ठीक है ना। 0.95 से लेकर के 0.99 के बीच होता है, वो भी यानी कि पक्षगामी होता है, ना कि अग्रगामी होता है, ठीक है ना। पक्षगामी होता है, ठीक है। कौन सा गामी होता है भाई, पक्षगामी होता है। ऑप्शन ए में दिया है लगभग 0.95, ठीक है। ये समझिए कि एकता के करीब होता है। क्या है, एकता के करीब होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा प्रश्न हो तो क्वेश्चंस बन जाएगा एग्जाम में, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डैश पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता एक अंक से थोड़ी अधिक होती है, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ है भाई जिसका जो है चुंबकशीलता एक से यानी कि थोड़ा ज़्यादा होता है। क्या भाई, तो यानी कि थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा ज़्यादा जो होगा दोस्तों एक से वो अनुचुंबकीय का होता है, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ का यानी कि थोड़ा ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ का यानी कि सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे यानी कि ज़्यादा जो होगा किसका होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा किसका होता है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे यानी कि एक से जो थोड़ा ज़्यादा होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ का होता है,
ठीक है। और शून्य जो होता है दोस्तों वो प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी कि डाई मैग्नेटिक का होता है। ठीक है, डाई मैग्नेटिक का जो होता है दोस्तों वो 0 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। एक से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, सबसे पहला यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ तो यानी कि एक से बहुत ज़्यादा, उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ तो अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि एक से थोड़ा ज़्यादा। अब रही बात प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो होता है ये होता है यानी कि शून्य होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है अनुचुंबकीय पदार्थ बी में दिया है, राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि चालकों के बंडलन में प्रयुक्त में डैश और धारिता में डैश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा यानी कि जिससे सर्ज इम्पीडेंस में डैश होती है। ठीक है, तो कम तो सबसे पहले यानी कि कमी होगा इसमें, यानी कि चालक का जो प्रयुक्त और धारिता में जो होगा इसमें यानी कि चालक के प्रयुक्त में कमी होगा और धारिता में यानी कि वृद्धि होगा। उसके साथ जो होता है दोस्तों यानी कि प्रतिबाधा यानी कि सर्ज इम्पीडेंस जो होगा उसमें भी कमी होने वाला है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, इससे पहले 2000 यानी कि 16 का एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होता है, जैसे 150 प्रश्न है तो 10 प्रश्न आपको तो जरूर मिलेंगे पिछले साल में से, है ना। अगला प्रश्न आज का जो दिया हुआ है, अगला प्रश्न है आज का, किसी प्रत्यावर्तित में तुल्यकालिक प्रतिघात डैश होता है। क्या, तो तुल्यकालिक प्रतिघात के बारे में बताना है। और तुल्यकालिक प्रतिघात जो होता है दोस्तों क्षरण प्रतिघात और आर्मेचर प्रतिघात का संयोजन होता है। ठीक है ना, तुल्यकालिक प्रतिघात जो होता है यानी कि क्षरण प्रतिघात का, ठीक है, क्षरण यानी कि प्रतिघात और साथ ही साथ ये जो होता है यानी कि आर्मेचर प्रतिघात, ये दोनों का यानी कि संयोजन होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस पदार्थ में 0.7 है ना 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक है, किसका कितना, तो 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट जो होता है भाई वो किसका होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका याद रखने का एक ट्रिक है, एक 0.7 एग्जाम में पूछा जाता है और एक 0.3 पूछा जाता है। अब रही बात कि 0.7 किसका होता है, 0.3 किसका होता है, तो जर्मेनियम का याद रखिएगा 7 होता है और सिलिकॉन का याद रखिएगा यानी कि 3 होता है। ठीक है, जर्मेनियम 7 और सिलिकॉन 3, जर्मेनियम 7 और सिलिकॉन 3। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे अगर 12 पूछ रहा है, ठीक है, 7, तो जर्मनियम में देखिए 1 2 3 4 5 गो वर्ड है। ठीक है, जॉ मैं नी य और म। लेकिन सिलिकॉन में दोस्तों यानी कि 4 ही वर्ड है, तो इससे भी ध्यान रख सकते हैं कि कम वाला जो होगा वो सिलिकॉन होगा और ज़्यादा वाला जो होगा वो जर्मेनियम होगा। क्योंकि याद देखिए, आप कैसे भी याद रखिए, आपका वो मैटर है ना। किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रिक लगा के रखिए, है ना, कोई भी ट्रिक चलेगा लेकिन याद रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा जर्मेनियम जो दिया हुआ है एक में दिया है, करेक्ट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत है। ए में कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होता है, तो ये तो कभी नहीं होता, ये तो बात सही है भाई, पहला तो सही कह रहा है। बी में कह रहा है तुल्यकालिक मोटर में सहायता मोटर परिवर्तन को जो है अवमंदन कुंडली की परिवर्तन वारिता दी जाती है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये गलत हुआ, लेकिन पहला जो कह रहा है ये सही बात कह रहा है। ठीक है, पहला जो कह रहा है सही बात कह रहा है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। आप कहिएगा कि यहाँ कट क्यों मारे, हम कट इसलिए मारे क्योंकि देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है सही है या गलत है, वहाँ पे टिक लगाना पड़ता है। हम जो टिक लगाए हैं उस हिसाब से बता रहे हैं, अगर आप लोगों का टिक यहाँ पे लग रहा है उस हिसाब से आप लोग याद कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों तुल्यकालिक मोटर यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, ये बात सही है ना। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा यानी कि गलत हो जाएगा। ए में दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, छांदित ध्रुव मोटर किस दिशा में संचालित होता है। कौन सा, तो छांदित ध्रुव मोटर। और छांदित ध्रुव मोटर का ध्रुव मोटर किस दिशा में संचालित होता है, उससे पहले जान लीजिए कि छांदित ध्रुव जो मोटर होता है, ठीक है, वो उसको यानी कि अनशेडेड पोल, ठीक है, अनशेडेड पोल या शेडेड पोल की दिशा में, ठीक है, शेडेड पोल की यानी कि दिशा में यानी कि डायरेक्शन में, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा।
आज जो है 50 नंबर तक प्रश्न को देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। भाप शक्ति संयंत्र में डैश एक ऊष्मा विनियमित्र है जिसमें ऊष्मा को डैश में स्थानांतरित किया जाता है ताकि इसका तापमान बढ़ सके। ठीक है, तो सुपर हीटर का उपयोग करते हैं। किसका? सुपर, ठीक है ना, सुपर हीटर का उपयोग किया जाता है। किसमें? तो इसमें प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है प्रतिवर्ती मात्रा की कला धनात्मक में है, इसका अर्थ है कि उसका उस मात्रा में डैश होता है। तो यानी कि टी बराबर यानी कि 0 होता है, पर कोई धनात्मक क्षणिक मान नहीं होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जो है ये नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है तुल्यकालिक मशीन में कुंडलन चालक यानी कि वाइंडिंग कंडक्टर डैश से बने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी कि तुल्यकालिक मशीन में जो यानी कि चालक पदार्थ जो बना होता है, ठीक है, यानी कि चालक पदार्थ जो बना होता है वो तांबे से बना होता है। कहीं कहीं आपको एल्युमिनियम भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको यानी कि तांबा ऑप्शन में मिलने वाला है, और वहाँ आपको जो आंसर जो होगा सही वो तांबा वाला सही होगा। ठीक है ना, तो इसलिए यानी कि इसको ध्यान में रखना है, एल्युमिनियम जाके नहीं बारना है। कोई कोई बुक में आपको एल्युमिनियम वाला भी मिलेगा, वो आंसर दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। आज का 49 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रति इकाई प्रणाली में किसी मात्रा में पीयू मान की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो पीयू मान का जो परिभाषा होता है समान इकाई में किसी मात्रा के वास्तविक मान और मात्रा के आधार मान का अनुपात होता है, जो कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और आज का अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन भाप शक्ति संयंत्र में यांत्रिक प्रवाह यानी कि मैकेनिकल क्या है, यांत्रिक प्रवाह एक वैध लाभ नहीं है। ठीक है, तो इसका वैध जो लाभ नहीं है दोस्तों, वो चालन और रख रखाव की लागत कम होती है। चालन, ठीक है, और रख रखाव का जो लागत होता है, चालन और यानी कि रख रखाव का जो लागत होता है ये कम होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे, और आप लोगों को अनुभव भी हो गया होगा कि किस प्रकार से TE2 में जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो, और अब जो पूछ रहा है वो, उसमें जो है थोड़ा सा चेंजेस है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन का चेंजेस है और क्वेश्चन का भी चेंजेस है, लेकिन पैटर्न जो है वही है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे मैं भी जो है यानी कि हर एग्जाम का पैटर्न में यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आप लोग से गुजारिश है कि जितना यानी कि नया प्रकार का प्रश्न है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए